Okay, so hello everyone, welcome to this lecture. So in this particular lecture series, we are discussing topic-wise previous year questions from lecturer cadre exam. In this particular lecture, we will discuss questions from atomic and molecular physics. अच्छे से डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि व्हाट कंट्रीब्यूशन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस यूनिट इन lecturer cadre exam. Okay, so let's start the discussion. Questions are from atomic and molecular physics. Okay, so the first question is this one, that is the ground state of sodium atom is 2s half state. Ground state is 2s half state. ये आपको state दी हुई है. The difference in energy levels arising in the presence of a weak external magnetic field B given in terms of Bohr magneton mu B is कि weak magnetic field, external magnetic field is there and which is weak. तो यहां से हमें पता चलता है कि जब भी हम weak magnetic field में रखते हैं तो coupling is sustained and hence it is a case of Zeeman effect. तो जीमन इफेक्ट के केस में हम समझेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो स्प्लिटिंग कितनी होगी, वो एनर्जी गैप कितना होगा. तो यहां से हमें पता चलता है कि ये 2s हाफ स्टेट है, एक मल्टीप्लेट है. तो यहां से हम समझें सो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2. s की वैल्यू 1/2 है, j की वैल्यू भी 1/2 है और L की वैल्यू जो है वो 0 है. नाउ द इन केस ऑफ मल्टीप्लेट वी डिस्कस अबाउट अनोमलस जीमन इफेक्ट. तो अनोमलस जीमन इफेक्ट में जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी वैल्यू हमें पता है कैसे दी जाती है. इट इज इक्वल टू GMJ म्यू बी ये वैल्यू होती है. तो मुझे एक तो G की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी एंड कोरस्पॉन्डिंग टू J वैल्यू देर आर सेवरल MJ वैल्यूज, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते. तो कितना सेपरेशन आएगा दैट विल डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर GMJ. तो लैंडे G फैक्टर G हमें कैलकुलेट करना है. G इज इक्वल टू 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ J इंटू J प्लस 1. तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी 1 प्लस J की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2. इट इज 3/4 प्लस S इंटू S प्लस 1 अगेन इट विल बी 3/4. L इज 0 सो इट विल बी 0 डिवाइड बाई 2 इंटू J प्लस 1 अगेन दैट विल बी 1/2 एंड 3/2 दैट विल बी 3/4. तो ऊपर भी 2 टाइम्स 3/4 ऐड हो रहा है, नीचे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस विल बी 1 एंड हेंस इट विल बी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. G की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है. G की वैल्यू कितनी है, 2 है. कोरोस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ J 1/2 MJ कैन पिक 2 वैल्यूज दैट इज 1/2 एंड माइनस 1/2. MJ की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 1/2 एंड माइनस 1/2. यहां ये बात क्लियर है. नाउ अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है हर एक लेवल की, सो GMJ की वैल्यू क्या क्या होंगी. देखो GMJ एक बार कितना होगा 2 इंटू 1/2 और एक बार कितना होगा 2 इंटू माइनस 1/2. सो इट विल बी 1, इट विल बी माइनस 1. सो द एनर्जी वैल्यूज विल बी, एक बार 1 लगाएंगे तो इट विल बी म्यू BB और जो दूसरे लेवल की होगी दैट विल बी माइनस म्यू BB. तो जो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है उसकी एक वैल्यू चली जाएगी म्यू BB और एक वैल्यू चली जाएगी उसकी माइनस म्यू BB. ये एनर्जी की वैल्यूज हैं. दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में स्पेसिंग कितनी है, दैट विल बी सिंपली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो इट विल बी म्यू BB माइनस म्यू BB दैट इज इक्वल टू 2 म्यू BB. ठीक है. सो दिस विल बी दी स्पेसिंग डेल्टा, दिस इज अनपर्टर्ब्ड लेवल. ठीक है. तो दिस इज द केस ऑफ अनोमलस जीमन इफेक्ट. हमने यहां पे कैसे समझा कि पहला इंट्यूशन हमें पता चला कि जैसे ही वीक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, सो व्हेनेवर देयर इज ए स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी जीमन इफेक्ट, अनोमलस जीमन इफेक्ट, पास्चन बैक इफेक्ट, वहां से हम समझते हैं. फिर जब वीक मैग्नेटिक फील्ड लगी है तो हमने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि हमें जीमन इफेक्ट की तरफ सोचना है. और जीमन इफेक्ट में भी हमने सोचा कि क्या ये सिंगलेट का केस है कि मल्टीप्लेट का है. तो मल्टीप्लेट का केस आते ही हमें पता चला कि वहां पे जी फैक्टर भी इंक्लूड होता है और वही डिफाइन करता है कि किस लेवल की
कितनी एनर्जी होगी और कितनी बीच की स्पेसिंग होगी। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 म्यू बी बी। बात समझ में आ गई? दिस इज 2 म्यू बी बी। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम जीमन इफेक्ट। यहां से हम हमेशा एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इन टॉपिक से हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक एज वेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a muon from cosmic rays is trapped by a proton to form a hydrogen-like atom. Given that muon is approximately 200 times heavier than an electron, the longest wavelength of the spectral line in the analogy of Lyman series of such an atom will be. ये हमसे पूछा हुआ है कि अगर एक हाइड्रोजन लाइक एटम बन रहा है जिसमें एक म्यून ट्रैप कर लिया है प्रोटॉन ने, सो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट, ये प्रोटॉन एंड देयर इज ए म्यून। और फिर हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू RZ 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब हमें क्या क्या चाहिएगा, क्योंकि इट इज एन हाइड्रोजन लाइक एटम, तो पहले हमें इसका रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा व्हेन वी इंक्लूड द फाइनाइट मास करेक्शन। फाइनाइट मास करेक्शन लेंगे, यही खेल है, हमें इनफाइनाइट मास करेक्शन नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसे जब भी केसेस होते हैं उनमें जो डिफरेंस आता है वो फाइनाइट मास करेक्शन की वजह से ही आता है। तो अगर अब देखो, मुझे अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी सिंपली जब n फाइनल तो 1 रहेगा इसमें और n इनिशियल जो है 2 रहेगा। तो जो लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है दैट इज ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट एनर्जी एंड हैंस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो n फाइनल और n इनिशियल की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मुझे RZ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो RZ इज नथिंग बट इट इज R इंफिनिटी इनटू म्यू बाई ME। सो म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? देखो, म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ म्यून, ये रिड्यूस मास है ये म्यून के लिए, ठीक है, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ म्यून प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। और ये मास हम किसके फॉर्म में रखेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। यहां से भी एक क्वेश्चन हमें चाहे तो रेडियस के फॉर्म में, चाहे रेडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में हाइड्रोजन लाइक एटम से देखा जाने की संभावना रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे मास ऑफ म्यून जो है दैट इज 200 टाइम्स ME और मास ऑफ प्रोटॉन है उसको हम एग्जैक्टली लें तो 1836 टाइम्स, अदरवाइज 1800 भी ले सकते हैं, जैसे भी कैलकुलेशन को एक बार समझने के लिए, ठीक है। तो देखो, जो रिड्यूस मास होगा, रिड्यूस मास म्यू विल बी 200 इंटू 1800 डिवाइड बाई 200 प्लस 1800। सो इट विल बी 36 डिवाइड बाई 2000। 180 तो ऐसे आ रहा है, 180 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर ME इंटू ME स्क्वायर होगा, नीचे सिर्फ ME होगा। तो एग्जैक्ट तो ये आ रहा है। अगर मैं इसको लूं 1836 को लूं तो 180 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा। तो अगर हम इसको भी लें 200 इंटू 1836 डिवाइड बाई 2036 तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक 180 पॉइंट समथिंग। तो एक बार समझने के लिए, हम एक आइडिया लेने के लिए कि क्या वैल्यू आ रही है, इसको लेट अस कंसीडर इट एज 180 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो 1/λ है दैट विल बी इक्वल टू R इंफिनिटी दैट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू म्यू बाई ME। म्यू इज 180 ME डिवाइड बाई दिस ME, ME से ME चला जाएगा 180 टाइम्स इनटू 1 माइनस 1/1 n फाइनल स्क्वायर, n फाइनल स्क्वायर इज 1 माइनस n इनिशियल 1/2 का स्क्वायर करना है। ये भी गलती होती है एग्जाम में कि जल्दी जल्दी में इसको 1 माइनस 1/2 कर देते हैं, तो आंसर वहां भी गलत हो जाएगा, डबल का फर्क आ जाएगा। तो इट विल बी 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, इट विल बी 1/4। So hence it will be 1.097 into 10⁻⁷ into 180 and it will be 4 minus 1 that is 3/4.
तो कितने हो जाएगा 45 इंटू 3 इट इज 135 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये देखो ये कितना आएगा 135 इंटू इट इज समथिंग 1.1 के आसपास है, सो इट विल बी नियरली 148 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁷। ऐसी कोई वैल्यू है, कैलकुलेट करके देखो 135 इंटू 1.097 तो इट इज समथिंग 1.1, तो उसको इस हिसाब से हम समझे तो नियरली इक्वल टू 148 आ गई है। और हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू। सो लैम्डा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो मुझे लिखना होगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू से इट इज 148 इंटू 10⁻⁷ एंड हेंस लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 बाई 148 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। अब ये 1 बाई 148 को डिवाइड कर लो, या एक रफ आइडिया के लिए ऐसे समझ लो कि अगर ये 1 बाई 150 के आसपास है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बाई 150 इट विल बी नियरली 0.0067, ठीक है, 0.67 और 0.667 समथिंग लाइक दैट, 0.0067 ऐसे करके इसको देख लेना, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट करने की वजह थोड़ा सा राउंड फिगर में करके देख सकते हो, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, उससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हम किस रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज से 0.0067 इंटू 10⁻⁻7। अब हमारे जो आंसर्स हैं वो एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻3 करना पड़ेगा उधर, तो इट विल बी 6.7 इंटू 10⁻⁻10, सो इट इज नियरली 6.7 एंगस्ट्रॉम, 6.7 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमने पूरा एक रफ फिगर्स के साथ लेके सोल्व किया है, जहां पे हमने शुरू में 180 के आसपास कुछ पॉइंट्स को ड्रॉप कर दिया था और यहाँ पे भी 148 के साथ, तो जब हम एग्जैक्टली करेंगे तो इट विल बी 6.67 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन कर लेनी है एग्जाम में, अगर कैलकुलेटर नहीं है देन वी हैव टू फॉलो दीज काइंड ऑफ स्टेप्स, कि थोड़ा थोड़ा सा राउंड फिगर में चल के देख लें कि लगभग क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमने ये तरीका अपनाना है। ऑल गेम इज अबाउट रेडबर्ग कांस्टेंट RZ, जो फाइनाइट मास करेक्शन की वजह से आया है, म्यू बाई एम ई, ठीक है। कई बार रिड्यूस मास हमें गिवन होगा, कई बार हमें नहीं गिवन होगा, बनाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी समझा जा सकता है, देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू RZ 1 बाई n इनिशियल स्क्वायर n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज समथिंग R इन्फिनिटी इंटू म्यू बाई एम ई 1 बाई n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल स्क्वायर, है ना। अब देखो ये फॉर्मूला है एक्चुअल में, तो यही फॉर्मूला है। अब क्या हो कि ऐसा इंफॉर्मेशन ना देके आपको कह दे कि अगर सिंपल हाइड्रोजन एटम है उसकी L अल्फा लाइन है, ये इतने एंगस्ट्रॉम की है। अगर इसी क्वेश्चन को और थोड़ा घुमाना चाहे तो क्या कह सकता है कि भाई जो सिंपल हाइड्रोजन एटम है, लैम्डा हाइड्रोजन अगर है, उसका जो L अल्फा है उसकी से जो कितनी होती है, नियरली 12-16 एंगस्ट्रॉम ये होती है। ये डेटा दे दे, और डेटा ना दे कोई भी, ठीक है। ये डेटा दे कि अगर हाइड्रोजन एटम के लिए, सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए L अल्फा जो है 1216 एंगस्ट्रॉम है, तो अब आप बताइए कि इस केस में जो हाइड्रोजन लाइक एटम ये जो बना है इसमें L अल्फा कितना होगा। तो उस केस में आप ये समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू है R इन्फिनिटी दिस ये वैल्यू मुझे गिवन है अभी 1216। ये वैल्यू जो है R इन्फिनिटी इंटू दिस, ये जब सोल्व करके हमने निकाला है, देन लैम्डा की वैल्यू 1216 आई है, तो 1 बाई लैम्डा की हो जाएगी 1 बाई 1216। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू की वैल्यू कितनी है 180 इंटू R इन्फिनिटी दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 1216, विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। इसको मैं क्या कहूं, लेट अस सपोज म्यू ऑन एटम की तरह कह देता हूं, तो L लैम्डा म्यू लिख दिया है, तो लैम्डा म्यू विल बी इक्वल टू 1216 डिवाइड बाई 180। इसको थोड़ी देर के लिए
अगर 1200 बोलें डिवाइड बाई 180 तो कितना हो जाएगा देखो, 9 6 3 3 20 बाई 3, तो इट विल बी नियरली अगेन 6.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर ये याद है तो भी कर सकते हैं, या ऐसा गिवन है तो भी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्मार्टली हमने समझना है कि ये वाली वैल्यू जो आई होगी ये भी तो 1 बाई लैम्डा के बराबर ही है, तो ये वाली वैल्यू जो है इट इज समथिंग 1 बाई लैम्डा इक्वल टू समथिंग है, तभी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1216 आई है। तो लैम्डा की वैल्यू 1216 है, लैम्डा की वैल्यू 1216 है, तो इसको जब मैंने रिप्लेस किया तो 1 बाई लैम्डा से किया, क्योंकि ये 1 बाई लैम्डा के बराबर होता है फॉर्मूले में, है ना। सो ऐसे इसको कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। और अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो सिंपल कैलकुलेशन के साथ जैसे हम करते आए हैं, मे बी दैट विल बी ए बिट टाइम टेकिंग, लेकिन वही फंडामेंटल है, वही फाउंडेशन है, उसी से आना है। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े। So the next question is very easy. That is, the first Stokes line of a rotational Raman spectrum is observed at 12.96 centimeter inverse. Considering rigid rotor approximation, the rotational constant is given by. तो फर्स्ट लाइन कहां पे आती है आपको पता है, इट इज एट 6b, उसकी वैल्यू कितनी है 12.96 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेव नंबर के फॉर्म में हमने 6b पढ़ा है और उसी को हमने लिख दिया है वेव नंबर की फॉर्म में ही सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.96 डिवाइड बाय 6, दैट इज 2.16 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका रोटेशनल कांस्टेंट b आ गया है। यूनिट्स का ध्यान रखना है हमेशा, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है आपने। कोई भी यूनिट वेव नंबर में है कि फ्रीक्वेंसी में है कि वेवलेंथ में है कि एनर्जी में है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें हमेशा जो है कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम L, capital L and S specify the one electron angular momentum, total orbital angular momentum and total spin angular momentum respectively. The selection rules for electric dipole transitions between the two electronic energy levels specified by L, capital L and S is. इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का केस है, सिलेक्शन रूल पूछा, डायरेक्ट आपको नोटबुक में लिखवाया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब हमें गिवन नहीं हो तो हम उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप ही लेके चलते, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ही लेके चलते हैं। वहां पे हमें पता है कि जो डेल्टा एल है दैट शुड बी चेंज्ड विद डेल्टा प्लस माइनस 1 फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। पैरिटी मस्ट चेंज, तो -1 रेज पावर एल जो पैरिटी की वैल्यू है, फॉर्मूला है, उसमें एल मस्ट बी चेंज बाई ओड नंबर, तो डेल्टा एल शुड बी +-1। अपार्ट फ्रॉम दैट एटम एज ए होल डेल्टा एल 0 +-1 इज देयर एंड मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं होता है, दैट इज 0। L 0 to 0 is not allowed, but yes 0 +-1 is allowed. ठीक है, so this is the selection rule. Delta L +-1, capital delta L 0 +-1 and delta L this one. So option B will be the correct answer for this question. ये आपने देखना है, ये आपको जब पढ़ाया है तब भी आपको क्लास में लिखवाया हुआ है कि क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप है या मल्टी इलेक्ट्रॉन जंप है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन जंप में हम डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू फिक्स करते हैं, उस पर हम सिलेक्शन रूल लगाते हैं, डेल्टा स्मॉल L1 डेल्टा स्मॉल L2। ठीक है, वो भी आपको लिखवाया हुआ है, बट यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं गिवन है और डेल्टा L से भी हमें पता चल रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप का केस है, इसीलिए हमने डेल्टा L +-1 लिया है। L मस्ट बी चेंज विद ओड नंबर। So the next question is the coherence length of laser light is। कि जो लेजर लाइट में हम कोहेरेंस लेंथ कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एक्टिव मीडियम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन और द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एक्टिव मीडियम। ये हमसे पूछा गया है। कैसे करेंगे इसको, हमें पता है कोहेरेंस लेंथ इज गिवन बाई tau into c, and this tau is given by 1 by delta nu. So L is equal to c by delta nu.
and delta nu is the spread in the spectral line. Spread in the spectral line. तो यहां से क्या आया? कोहेरेंस लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू width of the spectral line. To width of the spectral line. ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई एल, ये होता है. यहां से भी देख सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और म्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, सो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा एंड डेल्टा म्यू इज नथिंग बट सी डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर. और डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? सी बाई एल हो जाएगी. डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर 1 by L, so it is C by L. So delta mu is nothing but C by L. L is nothing but C by delta mu. तो चाहे ऐसे समझ लो, ये भी स्प्रेड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे इस डायरेक्ट फॉर्मूला से जो आपको लिखवाया हुआ है कोहेरेंस लेंथ में उससे समझ सकते हो, यहाँ से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या जो टाउ को हम लिखते हैं 1 by del mu वहाँ से भी समझ सकते हो. एवरीथिंग विल बी सेम, सो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट वन. तो ये क्वेश्चन हो गया आपका लेजर से, लेजर फिजिक्स के इंट्रोडक्शन से. नेक्स्ट इज एल बीटा लाइन ऑफ एक्सरेज इमिटेड फ्रॉम एन एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3. एल बीटा लाइन की ट्रांजिशन क्या होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. ये हमसे एल बीटा लाइन ऑफ एक्सरे ट्रांजिशन पूछा हुआ है एटम एज ए होल का केस, ना कि हमसे कोई हाइड्रोजन का केस पूछा है, ना हमसे कोई लाइमन सीरीज पूछी है. ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज की एल अल्फा लाइन है, बाल्मर सीरीज की लाइन है, हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, उस केस में हम एल अल्फा एल बीटा एल गामा जो है वो अलग डिफाइन करते हैं. लेकिन जब एक्सरे की हम बात करते हैं फॉर ऑल एटम्स, फॉर हैवियर एटम्स एज वेल, वहां पे हम के एल एम एन इन सीरीज की बात करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल सीरीज की सेकंड लाइन, एल सीरीज की सेकंड लाइन, तो एल सीरीज के एल एम, तो एल सीरीज का जो एन इनिशियल होगा वो 2 होगा, और इसकी पहली लाइन दैट विल बी फ्रॉम 3 to 2 एंड बीटा लाइन दैट इज द सेकंड लाइन दैट विल बी फ्रॉम 4. तो 4 से 2 का जो ट्रांजिशन होगा दैट विल बी एल बीटा लाइन. तो ये के अल्फा के बीटा के गामा, एल अल्फा एल बीटा एल गामा, एम अल्फा, उस सेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये. ठीक है, यहां पे आपको कोई लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज इसका जिक्र नहीं है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. इसका आंसर आएगा 4 से 2, दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से, एक्सरे स्पेक्ट्रा से ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे हम के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज इनकी बात करते हैं. ठीक है, सो आंसर विल बी 4 to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the last two terms of the electronic configuration of manganese atom is 3d5 4s2. 3d5 4s2. the term factor of Mn4 plus ion is, तो 4 प्लस आयन के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा. पहले 2 होंगे आउटर मोस्ट से और फिर 2 होंगे इससे. तो जैसे ही हम Mn4 प्लस सोचेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी इक्वल टू 3d3. 4s तो 0 हो जाएगा, 3d3 होगा. तो d3 के लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म हम निकालेंगे तो वी कैन डिफाइन इट्स टर्म फैक्टर. तो 3d3 है, तो d3 के लिए कैसे करते हैं? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस हो गया, डायरेक्ट क्या ट्रिक है हमारे पास, सब शेल बनाएंगे. ठीक है, 1 2 3. तो s मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 1/2 1/2 दैट इज 3/2. एल मैक्स के लिए ml की वैल्यू डेजिग्नेट करेंगे -2 -1 0 1 2. तो इसके लिए ml कितना हो जाएगा? दैट विल बी -3. तो एल मैक्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. एस मैक्स आ गया, एल मैक्स आ गया. जे की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे कि लोअर पहले आए ग्राउंड स्टेट पे आएगी या हायर ग्राउंड स्टेट पे आएगी? तो सब सेल इज लेस देन हाफ फिल्ड. इसका मतलब ये हुआ कि लोअर जे will lie lower. So J will be 3/2 -3 से लेके 3/2 +3 तक है ना स्टेप्स में. तो कितना आ जाएगा?
ये कितना हो जाएगा 3/2 6, तो 3 - 6 - 3 दैट इज 3/2 से और 9/2 तक होंगे। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है 3/2, तो ये नीचे लाई करेगा। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो टर्म डिफाइन करने के लिए एस की वैल्यू है वो 3/2 है, एल की जो वैल्यू है वो 3 है और जे की जो वैल्यू है वो 3/2 है। तो 2s + 1 करेंगे, 2s + 1 एल जे ऐसे बनेगी टर्म। तो 2s + 1 करेंगे तो 3 + 1 इज 4, L3 S P D F, एल की वैल्यू 0 1 2 3, तो 3 पे F है 4f 3/2, 4f 3/2 विल बी दी करेक्ट आंसर, 4f 3/2। ठीक है, तो यही इसमें था कि जब हम ये Mn4+ बनाएंगे, so this 2 electrons will be out from here and next 2 electrons will be from here, so the electronic configuration will be 3d3 in that case। और 3d3 के लिए हमने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस कैसे हम सोल्व करते हैं वैसे हमने इसको सोल्व कर लिया। तो आंसर आ गया 4f 3/2। ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी से एलएस कपलिंग से वहां से क्वेश्चन बन गया है। यू कैन सी कि हर एक टॉपिक से बहुत वाइजली क्वेश्चंस डाले गए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बोहर थ्योरी जहाँ पे हमने हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़ा, जीमन इफेक्ट से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, एलएस कपलिंग से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एटॉमिक ट्रांजिशन 1p to 1s in a magnetic field of 1 Tesla shows Zeeman splitting। तो ये हमें पता चला कि 1p से 1s का केस है सिंपल, तो ये कौन सा केस हो गया नॉर्मल जीमन इफेक्ट, इट इज नॉर्मल जीमन इफेक्ट। गिवन दैट द बोहर मैग्नेटॉन mu b is equal to this value and the wavelength corresponding to the transition is 250 nanometer, the separation in the Zeeman spectral lines is approximately। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग डेटा के साथ अलग अलग आपसे रिक्वायरमेंट्स पूछ ली जाती हैं कि कौन सा डिफरेंस पूछना है, कि दो लाइंस के बीच का पूछना है, कि सेंटर से पूछना है, वो सब हमसे पूछा जाता है। कैसे करेंगे हमें पता है, देखो अगर फ्रीक्वेंसी के सेंस में समझना है तो देखो डेल्टा ई इज नथिंग बट म्यू बी भी इसके बराबर आता है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी के सेंस में समझना है तो एच डेल्टा न्यू इज इक्वल टू ई एच ओवर 4 पाई एम इंटू बी। तो डेल्टा न्यू इज नथिंग बट इट इज ई बी ओवर 4 पाई एम, ये फॉर्मूला होता है। अगर वेव नंबर के सेंस में समझना है तो वेव नंबर के फॉर्म में हो जाता है इट इज ई बी ओवर 4 पाई एम सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोहर मैग्नेटॉन के सेंस में सोल्व करना है तो कर लीजिए, बाद में चेंज कर लेंगे एनर्जी में, वेवलेंथ में, या डायरेक्ट वेवलेंथ में अभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है दैट म्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और म्यू बाई सी इज नथिंग बट म्यू बार विच इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, यही होता है। तो अगर डेल्टा म्यू बार मुझे कैलकुलेट करना है तो इट इज नथिंग बट डेल्टा म्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर, यही होगा डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर। तो यहां पे मैं रखूं वैल्यू डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी ओवर 4 पाई एम सी। मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा लैम्डा, सो डेल्टा लैम्डा इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर इनटू ई बी ओवर 4 पाई एम सी, है ना, ये होगा। ये मैं पूरा डिटेल में आपको करके बता रहा हूं, अदरवाइज आप जब शुरू करेंगे तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से शुरू करेंगे, ये आपको लिखवाया हुआ है, तो डायरेक्ट आप उसको लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है ई ओवर 4 पाई एम सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट इज लैम्डा स्क्वायर इंटू 46.7 इंटू बी इन मीटर इनवर्स आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ई ओवर 4 पाई एम सी, सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अगर हम करें तो 46.7 बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इन मीटर इनवर्स, ये वैल्यू आती है, वेयर बी इज इन टेस्ला। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू मुझे पता है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ these things, so the delta lambda is equal to lambda square that is 250 into 250 नैनोमीटर में हमसे पूछा है तो हम नैनोमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, इस नैनोमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इनटू 46.7
इंटू बी इज 1 टेस्ला और ये मीटर इनवर्स है, तो इसको जब मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसको ऐसे समझ लिया अगर किसी को डाउट हो तो 1/मीटर है, इसको मैं नैनोमीटर में लिखूंगा 10⁻⁹ नैनोमीटर, और इस विल बी 10⁻⁹ नैनोमीटर इनवर्स, है ना। कई बार बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो, इनको कैसे कन्वर्ट करें, तो ऐसे समझ लिया करो आसान भाषा में। तो इट विल बी 10⁻⁹ नैनोमीटर इनवर्स। तो देखो यहाँ पे नैनोमीटर इंटू नैनोमीटर, इट इज नैनोमीटर स्क्वायर है, ये -1 है तो 1 चला जाएगा, आंसर आपका नैनोमीटर में आ जाएगा। तो इट इज समथिंग 625 इंटू 10⁻² इंटू 46.7 इंटू 10⁻⁹ इसको हमने सोल्व करना है। 625 को मल्टीप्लाई कर लीजिए नियर अबाउट 47 से, एंड देन वी हैव टू एडजस्ट इट इन नैनोमीटर। सो आंसर विल बी नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू बट इट इज समथिंग लाइक 0.0029 नैनोमीटर, ये वैल्यू आ रही है 0.00। लेट मी चेक एज वेल, तो इसको आप एक बार सोल्व करके देखिए। 0.0029 नैनोमीटर ये वैल्यू आ रही है डेल्टा लैम्डा की, 0.0029 नैनोमीटर। ठीक है, आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब यहां पे जो एक चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनर है वर्ड्स के साथ प्ले करता है। ठीक है, अब इस केस में तो आप ये समझ सकते हो कि अगर तो भाई उसने डेल्टा लैम्डा ही पूछा है, ऐसा होता है ना, देखो ये अनशिफ्टेड लाइन है, एक ये है एक ये है, वैसे डेल्टा लैम्डा ये होता है और ये भी डेल्टा लैम्डा होता है ना। आप समझने की कोशिश करना, एग्जामिनर कई बार क्या पूछेगा कि द डिफरेंस बिटवीन और द सेपरेशन बिटवीन टू कंजेक्टिव लाइंस, तो उस केस में हमसे दो कंजेक्टिव लाइन या तो ये हो सकती है या फिर ये और ये हो सकती है, उस केस में हमसे डेल्टा लैम्डा पूछा जाता है। हो सकता है सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन, ये लैंग्वेज यूज की हुई हो, तो भी हमें मेक श्योर रहना है कि यही बात है कि डेल्टा लैम्डा ही पूछा है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि सेपरेशन बिटवीन द जीमन लाइंस, न्यू जीमन लाइंस, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो हो सकता है 2 डेल्टा लैम्डा पूछना चाह रहा हो आपसे, हो सकता है वो 2 डेल्टा लैम्डा की वैल्यू भी पूछना चाहे, या फिर कहे द सेपरेशन बिटवीन टू आउटर मोस्ट लाइंस, उस केस में भी आपने समझना है कि 2 डेल्टा लैम्डा ही वो पूछना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। इन दिस केस एज वेल, आप अगर सोचो कि 0.029 से कुछ नहीं आ रहा है, इट इज समथिंग 0.001, तो उस केस में भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जिसके हम नजदीक हैं वो यही है 0.01। तो अगर ये 2 डेल्टा लैम्डा भी पूछे, अगर इसने 2 डेल्टा लैम्डा भी पूछा हो 0.0029 करके, तो इट विल बी 0.0058। अभी भी ये इससे दूर है, लेकिन इन सब ऑप्शंस के तुलना में ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर जो गिवन है ऑफिशियल आंसर की में वो 0.01 नैनोमीटर गिवन है, बट द करेक्ट वैल्यू इज दिस वन। और ये आपसे अब जैसे भी पूछा जाए कि अगर टोटल स्प्लिटिंग पूछी है, विड्थ ऑफ द जीमन स्पेक्ट्रा पूछा है, आउटर मोस्ट लाइंस के बीच में पूछा है, तो 2 डेल्टा लैम्डा या जीमन लाइंस न्यूली, अब ऐसा है ना भाई, अगर वो जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी, अगर वो जीमन इफेक्ट नहीं हुआ होता तो वो एक अनशिफ्टेड तो आपको पाई कंपोनेंट है ही, उसके साथ में जो 2 सिग्मा कंपोनेंट्स है, अगर उनके बारे में पूछना चाहे कि जो न्यू जीमन लाइंस आई हैं उनके बीच में सेपरेशन कितनी है, तो 2 डेल्टा लैम्डा। अगर ये पूछा जाए सिंपली कि भाई स्पेसिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट लाइन या स्पेसिंग सेपरेशन बिटवीन द जीमन लाइन एंड द अनशिफ्टेड लाइन, तो डेल्टा लैम्डा। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इससे थोड़ा सा हमें अवेयर रहना है कि कई बार लास्ट में जाके हमें कोई ऐसे 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पूछा हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए हमें अवेयर रहना है कि गलती ना हो, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो ये है करेक्ट, मतलब आंसर तो ये है, बट द नियर बाई ऑप्शन विच इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन इज 0.01 नैनोमीटर, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज गिवन। ठीक है, तो देखो जीमन इफेक्ट से ये दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपकी प्रैक्टिस बुक में, आपके असाइनमेंट्स में, आपके टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस खूब भर भर के डाले हुए हैं। अगर वहां पे आपने क्वेश्चंस किए तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल HD if the mean distance between the 2 atoms is 0.08 नैनोमीटर।
So that is, say, the internuclear separation R is 0.08 nanometer, and the mass of hydrogen atom is 938 MeV पर सी स्क्वायर। ये एनर्जी के फॉर्म में आपको, एनर्जी के नोटेशन में आपको मास की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 938 MeV पर सी स्क्वायर। देन द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E between the two lowest rotational states is approximately डेल्टा E दोनों देखो, जब हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो जो सेपरेशन है, पहली लाइन कहां पे आती है? 2b पे आती है। 2b इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अगर एनर्जी की बात करेंगे तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय hc। तो अगर वेव नंबर में हम देखें, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 2b आता है वेव नंबर में। लेकिन अगर हमें एनर्जी देखना है तो एनर्जी में डिफरेंस कितना होगा? दैट विल बी 2hcb। hc से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। j इक्वल टू 0 और 1 के बीच की जो सेपरेशन है कितनी है? जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Ej इज इक्वल टू h स्क्वायर और 8 पाई स्क्वायर i j इंटू j प्लस 1। तो जब j की वैल्यू 0 होगी तो E0 इज 0, और जब e की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी 2 इंटू h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर i। और b हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको जब हम hc से डिवाइड कर दें तो Ej डिवाइड बाई hc इज h बाई 8 पाई स्क्वायर ic j इंटू j प्लस 1। तो वेव नंबर के सेंस में हो गया bj j प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला bj इंटू j प्लस 1। नाउ यू कैन सी j की वैल्यू जब 0 होगी तो 0, j की वैल्यू जब 1 होगी तो 2b, तो 0 एट 2b, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2b हो गया। वही 2b यहां हमने लिखा, इसी फॉर्मूले से एनर्जी में लिखना है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2hcb हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब मुझे b की वैल्यू पता है, तो क्या होगी? दैट विल बी 2hcb। b इज नथिंग बट h ओवर 8 पाई स्क्वायर इंटू I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज म्यू इंटू आर स्क्वायर, म्यू इंटू आर स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू c। इस c से ये c चला जाएगा। तो अब मुझे क्या क्या जरूरत पड़ी? दैट इज इक्वल टू 2h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर। अब मुझे रिड्यूस मास की जरूरत पड़ेगी यहां से, और r तो जो है वो गिवन है नैनोमीटर में। देखो, जो म्यू है वो क्या होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू मास ऑफ ड्यूटेरियम डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ड्यूटेरियम, और मास ऑफ ड्यूटेरियम इज नियरली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इट इज इक्वल टू mh इंटू 2 टाइम्स ऑफ mh डिवाइड बाय mh प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इट विल बी 2mh स्क्वायर डिवाइड बाय 3mh, और इट विल बी 2 by 3 times mass of hydrogen, which is equal to 938 MeV per c square, per c square। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, it will be 312 something। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम कहें तो, और 6 है ना, तो इट इज नियरली इक्वल टू 625 MeV पर c स्क्वायर। ये आ गया है आपका रिड्यूस मास म्यू। नाउ वी कैन पुट वैल्यूज हेयर। तो देखो, जब भी पूरा केस एनर्जी में हमें गिवन है, मास की वैल्यू भी एनर्जी में ही गिवन है, तो हम hc की वैल्यू भी बना सकते हैं वहां पे। देखो कैसे करेंगे? इट इज 2, और ये क्या है? इट इज नथिंग बट, ये क्या है? h बाई 2 पाई का स्क्वायर है ना ये। अगर मैं इसको कट कर दूं से, तो h बाई 2 पाई का स्क्वायर हो गया ना ये, h बाई 2 पाई का स्क्वायर, दैट इज h बाई 4 पाई स्क्वायर। तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट h कट स्क्वायर है, ये h कट स्क्वायर है डिवाइड बाई, अब ये पूरा h कट स्क्वायर मैंने लिख दिया है। म्यू की वैल्यू क्या है? दैट इज 625 MeV। तो MeV का एक बार MeV लिख रहा हूं, यहां पे सोल्व नहीं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। डिवाइड बाई c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऐसे समझो इसको, इनटू r स्क्वायर, और r स्क्वायर है कितना? 0.08 नैनोमीटर, 0.08 का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, इन टर्म्स ऑफ
नैनोमीटर। अच्छा देखो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू पता है एच कट सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 625 MeV इंटू 0.08 स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर हो गया। देखो एच कट सी की वैल्यू कितनी होती है 197 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच कट सी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितना होता है 197 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये होता है। तो आपको अगर ये ट्रिक पता है तो फिर आपको इसको पूरे को एसआई यूनिट में जाके जूल में उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप ये वैल्यू रखोगे तो सारे डायमेंशंस हैं वो चेक हो जाएंगे। देखो एच कट सी का स्क्वायर है तो इसको मैं सोल्व करने के लिए 200 पिक कर लूं 197 की बजाय, तो से इट इज 200 इंटू 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर है और नैनोमीटर का भी स्क्वायर है, ठीक है। डिवाइड बाई 625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊपर नीचे MeV है तो इसको 10 पावर 6 कर दूं इनटू, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला जाएगा। नीचे क्या है 0.08 का कितना हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर स्क्वायर। तो नैनोमीटर स्क्वायर से नैनोमीटर स्क्वायर चला गया। देखो कितना सही आंसर आपका बच गया है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 625 इंटू 64 और ये कितना बचेगा 10⁻² बचा यहाँ पे, 10⁻6 ये और ये तो 10⁻² बचा, और 10⁻² को मैं यहाँ पे कट कर दूं तो ये 2 बचा, और ये मैं 4 पे कर दूं तो 16 हो गया, है ना। सो इट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 16 इंटू 625, ये बचा ना नीचे, इसको मैं 25 पे कट करता हूं 4 और ये कितना हो जाएगा 25, 25 25 625 होते हैं ना, और 25 चौके 100 और ये चला जाएगा 4 पे, तो इट इज 1/100 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आप देखो ऑप्शन विल बी 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो यूनिट है जो एच कट सी का जो हमने यहाँ पे किया, ये यूनिट आपको कई बार न्यूक्लियर फिजिक्स में भी यूज करने को मिल जाती है और कई बार आपको यहाँ भी यूज करने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने देखो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करने की कोशिश की है, यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला ध्यान रखा जो हम म्यू बार का ध्यान रखते हैं, और हमें पता है कि अगर म्यू बार का हमें पता है कि किस लोकेशन पे कौन सी लाइन आ रही है, तो एनर्जी के सेंस में हम उसको सिंपल HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमें E पता है, अगर म्यू वेव नंबर पता है, तो एनर्जी कन्वर्जन हम जानते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हमें यहाँ पे पता कि जो पहली लाइन है म्यू बार, मतलब जो पहला लेवल है उसका म्यू बार 0 है, दूसरे का म्यू बार है वो 2B है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2B है। एनर्जी के सेंस में यहाँ 0 आएगी, यहाँ पे 2BHC आएगी, तो इनका जो एनर्जी के सेंस में डिफरेंस समझो तो 2BHC है, वेव नंबर के में समझो तो 2B है। ये बात जब पढ़ाई है तब भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर की है, तो वही बात यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके बाद जैसे ही हमने इसको सोल्व किया तो देखो ये यूनिट थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, तो इसको भी हमने कैसे हैंडल किया है, देखो इसको हमने एज इट इज ही रखा, MeV/c² था तो वो ऊपर चला गया, अदरवाइज क्या करते c² से मल्टीप्लाई करते, c² से डिवाइड करते, तो फिर जो नीचे μc² होता उसकी वैल्यू में 938 रख देता, मतलब 938 इंटू दिस तो 625 रख देता, ऊपर वाला c² ये होता। तो उसको भी अवॉइड किया है, उस कॉम्प्लिकेशन को भी सिंपली MeV/c² किया, c² को ऊपर भेज दिया और सारे डायमेंशन है वो आपके मैच कर गए, ठीक है ना। तो बट एक अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम कंडीशन के हिसाब से, एक अच्छी हेल्दी कैलकुलेशन है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है कि कैसे आप यूनिट्स को हैंडल करते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, एक बार इसको फिर से सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फ्रॉम द सिलेक्शन रूल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम the states are characterized by usual quantum numbers n, l, ml. The electric dipole transition between any two states
requires that electric dipole transition आपसे पूछी है, very basic question you know, that is delta L plus minus 1 and delta ML 0 plus minus 1. यही तो सिलेक्शन रूल हम पढ़ते हैं. डेल्टा L 0 अलाउड नहीं है, डेल्टा L अगर प्लस माइनस 1 है तो यहाँ पे डेल्टा ML 0 नहीं है, इस केस में भी प्लस 1 नहीं है. ये वाला सिलेक्शन रूल आपने देखा होगा, हम जीमन इफेक्ट में सोल्व करते हैं इसको, उसी से हमारे पास कंपोनेंट आते हैं 0 प्लस माइनस 1. सही है ना. सो इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप हमें पूछा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का केस हमसे पूछा है, उस केस में हम कहेंगे कि डेल्टा L मस्ट बी चेंजिंग बाई और दैट इज प्लस माइनस 1, ओनली देन द पैरिटी विल बी चेंज्ड. तो पैरिटी का चेंज होना जरूरी है. तो सिलेक्शन रूल्स आपको सारे आने चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल के, सिंगल इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन. उसके अलावा जब हमने शुरू में सबसे पहले जब हमने डिराक में देखा था कि डिराक ट्रांजिशंस हमने कैलकुलेट की थी एच अल्फा के लिए, वहाँ पे हमने सिलेक्शन रूल यूज़ किया, जीमन इफेक्ट में यूज़ किया, पास्टनबैक में यूज़ किया, एंड देन सिलेक्शन रूल हमने यूज़ किए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. हर जगह पे अपना एक सिलेक्शन रूल है. तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, बिल्कुल वन लाइनर है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. तो इसलिए सारे सिलेक्शन रूल को एक जगह पे लिख के याद करेंगे. ठीक है. The next question is, in the Stern-Gerlach experiment, the atomic beam whose angular momentum state is to be determined must travel through. कि जो बीम पास करती है वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करेगी, क्या होमोजीनियस होगी या इनहोमोजीनियस होगी, स्टैटिक होगी या चेंजिंग होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी. तो हमें पता है कि अगर होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है तो उस केस में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो देयर विल बी ओनली टॉर्क, देयर विल बी नो डिफ्लेक्टिंग फोर्स. और फोर्स अगर नहीं होगा तो हमें जो डिफ्लेक्शन है, जो स्प्लिटिंग ऑफ द बीम है, वो देखने को नहीं मिलेगी. तो हम चाहते हैं कि वो जो एटम्स जो पास करें, दे आर वर्किंग लाइक, दे आर बिहेविंग लाइक द मैग्नेट्स. ईच एटम इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट एंड हेंस दे विल एक्सपीरियंस ए magnetic force if we place them in the presence of inhomogeneous magnetic field. Only then there will be a net deflecting force. तो नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स के लिए उसका इनहोमोजीनियस होना जरूरी है. और जब हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिस्कस भी किया क्लास में, तब भी हमने पूरे सेटअप में दिखाया कि कैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखते हैं एंड द फील्ड इज स्टैटिक सो दैट द फोर्स बिहेवियर इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द रीजन. जब जो है एटम जो है टाइनी मैग्नेट्स है उसके थ्रू पास कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट फोर्स हमें देखना है, तभी हमें एक नेट डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. और इसीलिए जो फील्ड होगी वो होगी इनहोमोजीनियस एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. सो ऑप्शन सी, दैट इज इनहोमोजीनियस एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर. ठीक है. एटम्स होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, वो भी हमने बताया है. ठीक है. So the next question is, the doublet observed in alkali spectra are due to. तो this is the fine structure of alkali spectra कि कोई भी जो स्पेक्ट्रल लाइन है जब उसको हम हाई रेजोल्यूशन के साथ देखते हैं, so there will be two closely observed doublets and the reason for that is the fine structure. और फाइन स्ट्रक्चर किसकी वजह से आती है? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से. सो इसका भी डायरेक्ट आंसर है, दैट इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. The next question is, the hyperfine splitting of the spectral lines of an atom is due to. hyperfine क्यों होती है? जब हम hyperfine से पहले हम फाइन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और फाइन स्ट्रक्चर में हमने देखा कि द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वाज द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के स्पिन और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उनकी वजह से हम एक नेट एंगुलर मोमेंटम जे कैलकुलेट करते हैं. और उसके बाद जब हम उसको और हाई रेजोल्यूशन के साथ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि और फाइन लाइंस हैं, और उसी को हमने कहा कि जो फाइन स्पेक्ट्रा से हाइपरफाइन आया. और हाइपरफाइन क्यों आया? क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमने लिया. तो न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम था उसको जब हमने कपल किया तब हमें एक नेट एंगुलर मोमेंटम देखने को मिला, और वहां से हमने हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया. उसमें हमने एक आइसोटोप इफेक्ट भी पढ़ा था कि आइसोटोप इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसको हम क्यों इतना वैलिडेट नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आइसोटोप इफेक्ट से ही हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन होता
तो वो केसेस हमें नहीं मिलते जहां पे कोई आइसोटोप भी नहीं है फिर भी हमें हाइपरफाइन देखने को मिल रहा है, या नंबर ऑफ आइसोटोप्स कम है फिर भी हमें मोर नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए फिर हमें न्यूक्लियर स्पिन के कंट्रीब्यूशन पे जाना पड़ा कि न्यूक्लियर स्पिन विच इज ए न्यू मैग्नेट नाउ that is interacting with the overall magnet of the atom, that is because of the electron orbital and spin। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो और जो न्यूक्लियस का जो स्पिन है वो जब इंटरेक्ट करते हैं एक नया मैग्नेट बनता है, एंड दैट इज द हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा। सो द कपलिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर स्पिन, दैट इज द केस ऑफ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियर स्पिन फिनोमेना की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो जे जो हमारे जो नेट जो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हम जे लेके चल रहे थे इसकी वजह से, और इसका हम आई कैलकुलेट करते हैं, देन जे प्लस आई से जे माइनस आई हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एंड कोरस्पॉन्डिंग अदर पैरामीटर्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो हाइपरफाइन इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, the next is if 50 kilovolt is the applied potential in an X-ray tube, then the minimum wavelength of X-rays produced is, direct आपको बताया हुआ है, that is lambda in angstrom is nothing but 12,400 divided by potential in volts। ये फॉर्मूला है, काफी सारे क्वेश्चंस आपकी टेस्ट सीरीज में और प्रैक्टिस बुक में इस फॉर्मूला से भी ऐड किए गए हैं। तो इट इज यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि 12,400 डिवाइड बाई वी 50 किलो वोल्ट, इट इज 50 इंटू 10 रेज पावर 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 258 ये हुआ ना 5 इंटू 2 10 24 54 आएगा यहाँ पे 2, देन 5 इंटू 4 24 80 इंटू 10 रेज पावर -3, तो इट इज 0.248 एंगस्ट्रॉम में ही आपका आएगा। तो 0.2 एंगस्ट्रॉम विल बी दी करेक्ट आंसर। 0.2 एंगस्ट्रॉम, 0.2 एंगस्ट्रॉम, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है मिनिमम लैम्डा का। ठीक है, व्हेन द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इज गिवन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the pure rotational spectrum of a diatomic rigid rotor. The separation between two conjective lines in the spectrum depends upon, तो जो प्योर एक हम रोटेशन डायटोमिक रिजिड रोटर में प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो लाइंस कैसे सेपरेट होती हैं, 2b के सेपरेशन से। तो जो फैक्टर है वो b है, सेपरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, b पे, और b की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो क्या आई थी, h बाई 8 पाई स्क्वेयर IC और h बाई 8 पाई स्क्वेयर म्यू आर स्क्वेयर इंटू सी। अब देख लो क्या पूछा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन ए गलत हो गया। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बात सही है। तीसरा क्या है, डिपेंड्स ऑन द एंगुलर मोमेंटम, नो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इंटरएटॉमिक, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, तो बी से जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी, उसकी वैल्यू डायरेक्ट आपसे पूछी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रमन स्पेक्ट्रम, अगेन द सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल हमें पता है कि रमन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा जे 0 ± 2 होता है, डेल्टा जे 0 ± 2 एंड डेल्टा एम जे स्टैंड्स फ्रॉम 0 ± 1। तो ये आपका रमन स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बताया हुआ है, डेल्टा जे 0 ± 2 एंड डेल्टा एम जे 0 ± 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलएस कपलिंग ऑफन अकर्स इन। तो एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग कब डोमिनेट करती है, एलएस कपलिंग लाइटर एटम्स में और जेजे कपलिंग हैवियर एटम्स में। क्योंकि एलएस कपलिंग में हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल इंटरेक्शंस है, पहले इंडिविजुअल एल मिलके L1 L2 मिलके एक एल बनाते हैं, इंडिविजुअल S1 S2 मिलके S बनाते हैं, देन देयर इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो वहां पे जो इंडिविजुअल कपलिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू स्पिन ऑर्बिट। जब जेजे कपलिंग की बात करते हैं, हैवियर एटम्स की बात करते हैं, वहां पे इंडिविजुअल L1 + S1 विल हैव इंडिविजुअल J1, L2 + S2 will have J2, L3 + S3 will have J3, and these J1, J2, J3 will couple together to form the net J। ठीक है ना, तो लाइटर एटम्स के लिए एलएस कपलिंग जो है वो
अकर करती है, लाइटर एटम्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पार्ट ऑफ लेक्चरर कैडर 2016 एग्जाम। यहाँ पे हमें टोटल 17 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, टोटल 17 क्वेश्चन, विच इज ए वेरी गुड नंबर फ्रॉम दिस यूनिट। इस यूनिट को करने के लिए, समझने के लिए हमें उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता जितना हमें जो ब्रॉडर यूनिट्स हैं, ईएमटी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें इस पे कम एफर्ट लगाना पड़ता है। चीज़ें आसान हैं लेकिन द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू दैट, दैट इज 17 क्वेश्चन। अगर 150 क्वेश्चन हैं, 10 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट के हिस्से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको इसने पूरा किया है, दैट इज 17 क्वेश्चन आर फ्रॉम देयर। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको पुश करते हैं अच्छे स्कोर के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे, कोई भी सजेशन होगा तो बताएंगे। अगले लेक्चर में हम अगले यूनिट के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। टिल देन हैव ए गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।